Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of Aptiplus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for Aptiplus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. आज की पहली टॉपिक है रामसार साइट्स। रिसेंटली इंडिया के 5 साइट्स को रामसार कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है उसमें ऐड किया गया। तो इस तरीके से इंडिया में टोटल रामसार साइट्स अभी 54 हो जाते हैं। रामसार कन्वेंशन जो है इसे 1971 में इनिशिएट किया गया था। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसे साइन किया गया था ताकि वर्ल्ड में जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उन्हें कंजर्व किया जा सके, उनकी सस्टेनेबल यूज हो। ये कन्वेंशन जो है इसे ईरान के रामसार सिटी में साइन किया गया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा रामसार कन्वेंशन। साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं। भारत में सबसे पहले चिल्का लेक जो उड़ीसा में स्थित है और केओलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, इन दोनों को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया एज रामसार साइट्स। भारत ने वैसे रामसार कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 2400 से भी ज्यादा रामसार साइट्स हैं। सबसे ज्यादा रामसार साइट्स यूके में है, उसके बाद मेक्सिको। और रामसार साइट्स सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया अगर किसी कंट्री में है वो है बोलीविया। 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है अंडर दिस कन्वेंशन। ये सारे रामसार साइट्स को इंक्लूड करके जितना एरिया होता है इसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर लार्जेस्ट रामसार साइट, सिंगल साइट जो लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, उसकी अगर हम बात करें तो वो ब्राजील में है, रियो नेग्रो। भारत में सबसे ज्यादा रामसार साइट्स उत्तर प्रदेश में है और बंगाल में सबसे ज्यादा एरिया, मैक्सिमम एरिया रामसार साइट्स का वो बंगाल में है। बैकग्राउंड हमने देख लिया, अब आते हैं न्यूज पे। रिसेंटली जो 5 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है रामसार साइट्स की लिस्ट में, वो है करिकिली बर्ड सैंक्चुरी, ये तमिलनाडु में है। पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। पिचावरम मैंग्रोव, ये तमिलनाडु में है। साख्य सागर, ये मध्य प्रदेश में है। और पाला वेटलैंड, ये मिजोरम में है। करिकिली तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व तमिलनाडु, पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु, साख्य सागर मध्य प्रदेश और पाला वेटलैंड मिजोरम। इंडिया में टोटल 54 रामसार साइट्स हो जाते हैं इन 5 साइट्स के साथ। ये 54 जो रामसार साइट्स हैं इंडिया के, ये 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जो इंडिया की जो टोटल वेटलैंड एरिया है उसकी 10% है। 18 स्टेट्स में रामसार साइट्स जो हैं ये मौजूद हैं। किसी वेटलैंड का रामसार साइट डिक्लेयर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उस साइट को एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड्स मिलेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आ जाती है कि वो इस साइट को कंजर्व करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि ये साइट इंक्रोच ना हो जाए ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। पर किसी वेटलैंड का रामसार साइट डिक्लेयर हो जाना टूरिज्म पोटेंशियल को जरूर बढ़ाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल विजिबिलिटी, रिकग्निशन, एक्सपोजर ये भी बढ़ता है। हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि वेटलैंड्स को रामसार साइट का दर्जा दिया जाता है। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार कोई भी एरिया जो मार्शी है, जहाँ पे पीटलैंड है, पानी जमा हुआ है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है। जहाँ पे पानी जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है, वो फ्लो कर रहा है ऐसा भी हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है बीचों बीच का। तो इन एरियाज को वेटलैंड माना जाता है। इसके अलावा मरीन वाटर को भी वेटलैंड कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने जितनी भी बात की, मार्श हो, पीटलैंड हो, कोई भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्पररी वाटर हो, मरीन वाटर हो, क्राइटेरिया एक इम्पॉर्टेंट है कि लो टाइड के वक्त इसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि किसी भी रिवर चैनल को हम वेटलैंड नहीं बोल सकते। पैडी फील्ड जहाँ पे
चावल उगाए जा रहे हैं उसको हम नहीं बोल सकते कि ये वेटलैंड है। इसके अलावा अगर ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस के लिए किसी टैंक को कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसी वाटर बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब वो ह्यूमन मेड है, उसे भी हम नहीं कह सकते कि ये वेटलैंड है। नॉट ओनली दैट, अभी आर्टिफिशियली कई स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए या फिर एक्वाकल्चर जहाँ पे फिशेस को ब्रीड करवाया जाता है, या इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के रिक्रिएशन के लिए, इसके लिए जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जहाँ पे पानी या काफ़ी सारा एरिया जो है वो वेटलैंड जैसा लग सकता है, लेकिन हम इसे वेटलैंड कंसिडर नहीं करेंगे। रामसार कन्वेंशन जो साइन हुआ था उसमें अगर कोई साइट को हमें डिक्लेयर करना है एज अ रामसार साइट तो उसे 9 क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो क्या 9 क्राइटेरियाज हैं हम देख लेते हैं। पहला, अगर कोई एरिया अपने आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, यूनिक दिख रहा है, वो रेयर दिख रहा है और वो पूरी तरीके से एक नेचुरल वेटलैंड की तरह ही दिख रहा है विजिबिलिटी में, तो इन दैट केस वो वेटलैंड कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ पहला क्राइटेरिया है, इसको और भी 8 क्राइटेरियाज मीट करने होंगे। दूसरा, उस वेटलैंड में वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज रहने चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स के, टू बी कंसिडर्ड एज अ रामसार साइट। तीसरा, उस वेटलैंड में ऐसी प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज की पॉपुलेशन रहनी चाहिए जो प्लांट और एनिमल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस जगह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर वो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं रहे तो उस जगह की डाइवर्सिटी ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। चौथा, अगर उस वेटलैंड में ऐसी प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़ हैं जो अपनी पूरी लाइफस्टाइल की कोई एक क्रिटिकल स्टेज वहाँ पे बिताती है, या बहुत सारा एडवर्स जब कंडीशन चल रहा है, वो साइक्लोन हो सकता है, वो कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, उस समय उस वेटलैंड में वो रिफ्यूज पाता है, वहाँ पे वो उसे रहने की जगह मिलती है। अगर उस वेटलैंड में वो वाटर बर्ड्स भी हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। पांचवा, इम्पॉर्टेंट है कि वो वेटलैंड 20,000 से भी ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा हो। छठा, अगर कोई वेटलैंड किसी भी एक स्पीशीज या वाटर बर्ड के सब स्पीशीज के 1% पॉपुलेशन को रेगुलर सपोर्ट दे रहा हो, मतलब वहाँ पे ये वाटर बर्ड्स रह रहे हैं, फूड के लिए इस वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये पूरी तरीके से अगर ये सपोर्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन को मिल रही हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। सातवां, अगर कोई वेटलैंड अपनी एरिया की कोई लोकल इंडिजिनस फिश स्पीशीज या सब स्पीशीज को के पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है, ऐसी फिश जो लोकल है वहीं पे मिलती है, कहीं और उसकी पॉपुलेशन नहीं है, तो वो उस वेटलैंड का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया। 8वां क्राइटेरिया ये है कि एक वेटलैंड इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट तब बन जाता है जब वो वेटलैंड सोर्स होता है फिशेस के फूड का। कोई अगर ऐसी जगह है जहाँ पे फिशेस को खाना मिल रहा है, वहीं पे वो स्पॉन कर रहे हैं, एक नर्सरी जैसा एरिया है। नॉट ओनली दैट, वो एरिया माइग्रेशन का भी रूट बन गया है कि एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहा है फिश, माइग्रेट करता है सीजन टू सीजन, तो उस जगह से उसे गुजरना ही पड़ता है। तो ये सारी जब चीज़ें मीट हो जाती है तो ये वेटलैंड बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट हो जाता है। लास्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई वेटलैंड किसी नॉन एवियन एनिमल की स्पीशीज या सब स्पीशीज के 1% ऑफ द पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वेटलैंड, तो भी उसे इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और ये सारे जो 9 क्राइटेरियाज की बात हमने की अभी, ये सारी अगर मीट हो जाती है तो उस वेटलैंड को रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडिया की अगर हम सबसे बड़ी रामसार साइट की बात करें तो वो है सुंदरबन। सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किन 5
वेटलैंड्स को रामसार साइट्स डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली और टोटल नंबर्स 54 हो जाते हैं। तो इसके अलावा और कौन से रामसार साइट्स हैं इंडिया में, एक बार देख लेते हैं। खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये है गुजरात में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हरियाणा। ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गुजरात। वाधवा वेटलैंड गुजरात। अष्टमुड़ी वेटलैंड केरला। बियास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब। भीतरकनिका मैंग्रोव्स ओडिशा। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। चिल्का लेक ओडिशा। दीपबोर बिल ये असम में है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स नाम से जाहिर है बंगाल। हरिके वेटलैंड्स पंजाब। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर। कांजली वेटलैंड पंजाब। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश। लोकतक लेक मणिपुर। नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी गुजरात। नंदुर मधवेश्वर महाराष्ट्र। नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पंजाब। नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश। पॉइंट कैलेमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु। पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश। रोपाड़ वेटलैंड पंजाब। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा। सामान बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश। समसपुर बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश। सांभर लेक राजस्थान। सैंडी बर्ड सैंक्चुरी उत्तर प्रदेश। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश। सष्ठमकोटा लेक केरला। सुरिनसर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर। सो मोरीरी लद्दाख। अपर गंगा रिवर एरिया उत्तर प्रदेश। वेम्बनाद कोल वेटलैंड केरला। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर। सुंदरबन वेटलैंड बंगाल। असान बैरेज उत्तराखंड। कन्वर लेक या काबरताल लेक ये बिहार में है। लोनार लेक महाराष्ट्र। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख। तो ये सभी इंडिया की रामसार साइट्स हैं। अगली टॉपिक है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व में अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की मॉनिटरिंग की गई, जिसमें ये पता चला कि हर एक टाइगर के अगेंस्ट 2.4 टाइग्रेसेस हैं मानस टाइगर रिजर्व में। मानस टाइगर रिजर्व नॉर्थ वेस्ट असम के कोकड़ाझार, चिरांग, बक्सर और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। असम के मानस टाइगर रिजर्व के ठीक नॉर्थ में आता है भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क। और असम का जो मानस टाइगर रिजर्व है और भूटान का जो नेशनल पार्क है, इन दोनों के बीच में आता है बेकी और हकुआ रिवर। ये मानस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके वेस्ट में बक्सर टाइगर रिजर्व आता है बंगाल का, और बक्सर टाइगर रिजर्व से भी मानस टाइगर रिजर्व सेपरेटेड है बाय द रिवर संकोश। मानस टाइगर रिजर्व काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। मानस टाइगर रिजर्व एक एंट्री पॉइंट का काम करती हैं जहाँ पे इंडिया में टाइगर्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। ये जो टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप है जिसमें बक्सर, नामेरी, पाके, नामदफा टाइगर रिजर्व्स ये सारे हैं, इसी का पार्ट है। और भूटान और म्यांमार के जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, उसकी भी एक कंटिन्यूएशन मानी जाती है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो सैल ट्री, स्क्रब फॉरेस्ट्स, प्लांटेशंस, सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। मानस टाइगर रिजर्व में कई सारे एंडेंजर्ड, वल्नरेबल मैमल्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स ये पाए जाते हैं और 450 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। अगली टॉपिक है 11th एग्रीकल्चर सेंसस।
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 11th एग्रीकल्चर सेंसस को लॉन्च किया इंडिया में। पहले समझते हैं क्या होता है एग्रीकल्चर सेंसस। बेसिकली इस सेंसस में डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स के डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या डेटा होता है कि नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या है, कितने लोग लैंड को होल्ड किए हुए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को, लैंड की क्या साइजेस हैं, क्या लैंड यूज़ है, किस पर्पस के लिए, किस तरीके से इस एग्रीकल्चरल लैंड को यूज़ किया जा रहा है, क्या क्रॉप एरिया है, कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें उगाई जा रही है, कितनी उसकी एरियाज है, कितना सारा एरिया इरिगेशन में आता है, इरिगेटेड है, लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं इस लैंड में, जो लैंड होल्डर्स हैं उनकी क्या जेंडर है, उसकी क्या रेशियो है कि मेल इज टू फीमेल रेशियो। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, लेबर कितने हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स कितनी यूज़ हो रही हैं, ये सारी डेटा को जो है कलेक्ट किया जाता है एग्रीकल्चरल सेंसस में। और इसी डेटा को फिर यूज़ किया जाता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स के लिए इस डेटा को यूज़ किया जाता है। इंडिया में अगर हम एग्रीकल्चरल सेंसस की बात करें तो हर 5 साल में एक बार एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। 1970-71 का जो सेंसस था वो सबसे पहला सेंसस था इंडिया का, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर टू बी कंडक्टेड इन इंडिया। इसके बाद अभी आज तक टोटल 10 एग्रीकल्चर सेंससेस हो चुके हैं। 1971 के बाद 76 में, 80 में, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010 और लास्ट हुआ था 2015-16 में। अभी 2021-22 की एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट की जा रही है इसी साल। 11th एग्रीकल्चरल सेंसस है ये, और ये डिले हुआ थोड़ा सा ड्यू टू पेंडेमिक, लेकिन अगस्त 2022 में ही ये स्टार्ट हो रहा है इस बार का सेंसस। और ऐसा पहली बार है कि इस बार डेटा कलेक्शन जो हो रहा है सेंसस को कंडक्ट करने के लिए, ये इसमें स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स का यूज़ किया जाएगा। बेसिकली डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस दी जा रही है। इसमें कई सारी जो नई इनिशिएटिव्स हैं इन्हें प्रेजेंट किया जाएगा यूजिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड टाइटल रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स, ये सारी यूज़ की जाएंगी। ऐप, सॉफ्टवेयर्स यूज़ की जाएंगी, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स यूज़ किए जाएंगे ताकि प्रॉपर जो है वो इवैल्यूएशन हो सके। एग्रीकल्चरल सेंसस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें लैंड होल्डिंग्स क्या है, साइजेस क्या है, क्लास वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, टेनेंट्स कितने हैं लैंड में, क्रॉपिंग क्या पैटर्न है, ये सारी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चरल सेंसस से कलेक्ट की जा सकती है। अभी इस बार डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है। हमें पता है कि लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन हो गई है, तो ये सारी जब की जाएगी तो एक प्रॉपर डेटाबेस बन जाएगा पूरी कंट्री में कि क्या ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं, कितने सारे लोग कितने लैंड को होल्ड कर रहे हैं, क्या पर्पस है, इसमें कौन कौन से ओनर्स हैं, कौन टेनेंट्स हैं, इसकी पूरी एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जब प्रॉपर डेटा रहता है तो टारगेटेड जो बेनिफिशरीज हैं उनके पास अच्छी तरीके से स्कीम्स को पहुंचाई जा सकती है। कई सारी फैक्टर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, फार्मर्स इनकम को बढ़ाना है, ऐसी क्रॉप्स को उगाने की ज़रूरत है जो रेम्यूनरेटिव है, और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस को भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इंडिया मीट कर सके। तो ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा रहेगी पूरी एग्रीकल्चरल लैंड की इंडिया में, और उसके ही बेसिस पे गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करेगी और उसे इम्प्लीमेंट भी करेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता हो कि क्या होती है वायरल हेपेटाइटिस, इसमें क्या लक्षण होते हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, एटसेट्रा। हेपेटाइटिस में बेसिकली लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस वायरसेस या फिर कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से भी हो सकता है।
कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसी की वजह से हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस में 5 मेन स्ट्रेन्स होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस की अगर हम बात करें तो जिसमें है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। ये पांचों तरीके के जो स्ट्रेन्स हैं हेपेटाइटिस वायरसेस के, ये लिवर डिजीज ही कॉज करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस हैं कुछ। मोड्स ऑफ ट्रांसमिट, किस तरीके से वायरस ट्रांसमिट होता है, सीवियरिटी क्या है इलनेस की, कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है, कहाँ पे पर्टिकुलर तरीके की जो हेपेटाइटिस है वो होती है, क्या प्रिवेंशन मेथड्स हैं, इनमें डिफरेंसेस हैं इन 5 स्ट्रेन्स की। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रोनिक डिजीज। हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ लोगों में ये होता है और इससे लिवर कैंसर हो सकता है, सिरहोसिस, लिवर सिरहोसिस ये एक डिजीज है। वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ्स भी होते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। इस चार्ट को अच्छे से देखिए, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ये कौन कौन से पैथोजन के वजह से होते हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे हर एक जो डिजीज़ है उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी अच्छे से दी गई है, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है और क्या ट्रांसमिशन मोड है, किस तरीके से वायरस जो है पर्टिकुलर जो डिजीज़ है हेपेटाइटिस ए, बी, इन सब से के लिए ट्रांसमिट किस तरीके से होती है और किस तरीके से इसे डायग्नोसिस भी की जा सकती है, इस चार्ट में दिया गया है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए तब होता है जब फूड एंड वाटर में हेपेटाइटिस ए वायरस मौजूद हो और उसी का यूज कोई करे। हेपेटाइटिस बी तब होता है जब हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडीली फ्लूइड्स में मौजूद है और कोई उसके कांटेक्ट में आ जाए। फॉर एग्जांपल ब्लड हो सकता है, वजाइनल सिक्रीशंस हो सकते हैं, सीमन हो सकता है। हेपेटाइटिस सी भी बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से ही होता है। हेपेटाइटिस डी जो है वो भी ब्लड के कांटेक्ट में आने से होता है, ऐसे ब्लड के जिसमें हेपेटाइटिस डी वायरस है। और हेपेटाइटिस ई जो है ये तब होता है जब कोई ऐसे फूड एंड वाटर से के पास एक्सपोज हो जाए जहां पे हेपेटाइटिस ई वायरस है। इसके अलावा कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस भी होती हैं हेपेटाइटिस की, जिसमें कोई वायरस कोई ये सब कोई कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स। एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और इसी को कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस कॉज है ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये बाय मिस्टेक लिवर को ही अपना दुश्मन समझने लगता है कि लिवर कोई फॉरेन एंटिटी है, हार्मफुल है और इसीलिए इसे अटैक करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही लिवर को अटैक करना शुरू कर देता है। इससे लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, माइल्ड से सीवियर लिवर फंक्शन धीरे धीरे हिंडर होने लगता है और ये धीरे धीरे हेपेटाइटिस की ओर जाता है। ऐसा जो हेपेटाइटिस है ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स की वजह से जो होता है ये महिलाओं में ज्यादा होता है, 3 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेन। हेपेटाइटिस की कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फटीग होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होने लगता है, फीवर जैसा, डार्क यूरिन होता है, स्टूल भी पेल हो जाता है, अब्डोमिनल पेन होता है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, स्किन येलो दिखने लगती है, आंखें येलो दिखने लगती है जैसे कि जॉन्डिस में होता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन पे। हेपेटाइटिस बी वायरस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। यही वैक्सीन हेपेटाइटिस डी को रोकने के लिए भी यूज की जा सकती है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन अगर क्रोनिक हो जाता है तो एंटीवायरल मेडिसिन से इसे ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट की वजह से जो सिरहोसिस होना या लिवर कैंसर होने की चांसेस है वो कम हो जाती है। जो सर्वाइवल जो टाइम है लॉन्ग टर्म हो जाती है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। हेपेटाइटिस ई को रोकने के लिए वैक्सीन तो हैं लेकिन वाइडली अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई है। तो हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन का ही यूज किया जाता है। हेपेटाइटिस ए उन कंट्रीज में होता है जहां पे फूड जो है वो कंटेमिनेट होने की चांसेस ज़्यादा है, रिलायबल वाटर सोर्सेस नहीं है, क्लीन वाटर सोर्सेस नहीं है। तो बेसिकली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हेपेटाइटिस ए ज़्यादा होता है। बट फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट एक इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन है।
Moving to the next topic, kangaroo court. Recently, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बढ़ते हुए मीडिया कैंगरू कोर्ट्स के अगेंस्ट कंसर्न जाहिर किए हैं। ये जो इल इन्फॉर्म्ड एजेंडा ड्रिवेन डिबेट्स होते हैं टीवी पे, ये इंडियन डेमोक्रेसी को हर्ट करे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बायस्ड व्यूज प्रमोट किए जाते हैं मीडिया के द्वारा, जो अपनी लॉबी को सर्व करते हैं, इसकी वजह से डेमोक्रेसी वीक होती है, ये सिस्टम को खराब कर रही है। उन्होंने मीडिया से अर्ज किया है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से, कि वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। उन्होंने कैंगरू कोर्ट की बात की है। तो क्या है कैंगरू कोर्ट? डेफिनेशन की बात करें तो ये एक अनऑफिशियल कोर्ट है जो मैनेज की जाती है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ लॉबी टू ट्राई समवन एज गिल्टी इवन विदाउट गुड एविडेंस। कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ उनके पास सॉलिड सब्सटैंशियल कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन वो अपनी खुद की बायसनेस को सर्व करने के लिए लोगों को कसूरवार, गिल्टी ठहरा रहे हैं, और ये एक अनऑफिशियल कोड बन गया है। तो इसी को कहता है कैंगरू कोर्ट। टीवी पे ये जो हीटेड डिबेट शोज होती हैं, जो किसी भी मुद्दे को उठाती है और कोई भी अपनी मीडिया ट्रायल करती रहती है अनऑफिशियल तरीके से, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है जजमेंट के, जस्टिस की कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई लॉ को एक्नॉलेज ना करते हुए, किसी भी लॉ को इग्नोर करते हुए ये इस तरीके से जो शोज तैयार करती हैं, ये एक एग्जाम्पल है कैंगरू कोर्ट की। पहली बार कैंगरू कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था 1849 में यूनाइटेड स्टेट्स में, मेंशन किया गया था 1853 में ही यूनाइटेड स्टेट्स की एक बुक में। ये जुडिशरी के जो इम्पोर्टेंस है, जो टोटल प्रोसेस है जुडिशियल प्रोसेस, इसको इग्नोर करती है, इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर करती है, एंड बेसिकली इट चैलेंजेस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ये रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट है। पॉलिटी में हमने पढ़ा है क्या होती है रूल ऑफ लॉ, तो इसके पूरे अगेंस्ट पे जाती है कैंगरू कोर्ट। अगली टॉपिक है पीएम दक्ष योजना। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने राज्यसभा में ये अपडेट दिया है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अंडर दी पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना या प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, ये जो योजना है इसे 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पीएम दक्ष योजना एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसमें जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं इन्हें स्किल इम्पार्ट की जाती है। इसमें एससीज, ओबीसीज, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स, वेस्ट पिकर्स सभी आते हैं। स्किल प्रोवाइड करने का मतलब है ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वेमेन जो है ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ पाएगी, फाइनेंशियली एम्पावर कर पाएंगी खुद को। ये स्कीम यंगस्टर्स जो है इन्हें भी एनकरेज करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, टारगेट ग्रुप है यंगस्टर्स, ताकि ये एम्प्लॉयबल बन सके, स्पेशलाइजेशन हो इनके अपने प्रोफेशन में, वोकेशन में, और जॉब मार्केट में इनकी स्टैंडिंग बेटर हो, इन्हें जॉब्स मिल सके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। इस स्कीम के जो लाभार्थी हैं उनकी एज 18 से 45 ईयर्स तक की होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिसमें गवर्नमेंट 100% ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। जो भी इंडिविजुअल्स इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग लेते हैं और जिनकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग हो उसमें, तो उन्हें 1000 रुपये से 1500 रुपये तक पर मंथ की सपोर्ट दी जाती है। अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल है जिन्हें रीस्किलिंग की ज़रूरत हो रही है, अपस्किलिंग की ज़रूरत हो रही है, मतलब वो अपने उस प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं और फिर इन्हें और भी स्किल्स की ज़रूरत है ताकि वो और भी बेहतर बन सके अपने जॉब में, इन दैट केस ऐसे बेनिफिशियरीज के लिए, ऐसी ट्रेनी के लिए वेज कॉम्पेंसेशन दी जाती है 3000 रुपये पर मंथ की। ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो कैंडिडेट हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स दी जाती हैं और उनकी प्लेसमेंट भी की जाती है आफ्टर असेसमेंट। अगली टॉपिक है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज।
रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की पहली इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया। ये गांधीनगर में है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। IIBX या इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को पहली बार अनाउंस किया गया था 2020 के बजट में। इस एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर को फिजिकली सेल किए जाएंगे। 1990s के लिबरलाइजेशन के बाद पहली बार ऐसा इंडिया में हो रहा है कि जो एलिजिबल क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं इंडिया के और जो IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के द्वारा नोटिफाइड है, वो अब इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करके डायरेक्टली गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे, फिजिकली गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस एक्सचेंज में ऐसे ज्वेलर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनकी नेट वर्थ 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एसोसिएशन IFSCA। क्या होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर? हमने पहले काफी डिटेल में से डिस्कस किया है, आज भी थोड़ा सा देख लेंगे। पहले देखते हैं इसमें ट्रेड क्या किए जाएंगे। बेसिकली 1 kg गोल्ड जिसकी प्योरिटी 995 है या 100 ग्राम्स की गोल्ड जिसकी प्योरिटी 999 है, ये गोल्ड फिजिकली इस एक्सचेंज में ट्रेड किए जाएंगे। तो IIBX की जरूरत क्या थी, क्या इंपॉर्टेंस है, हम देखते हैं। इंडिया एक लीडिंग इंपोर्टर है गोल्ड का। अभी 2021 में ही इंडिया ने 1069 टन्स ऑफ गोल्ड को इंपोर्ट किया है और ये इसके पहले 430 टन्स था, वहां से 1069, तो इतनी इंपोर्ट होती है गोल्ड की। लेकिन फिर भी ये जो इंपोर्ट है ये टाइटली रेगुलेटेड है कंट्री में और सिर्फ कुछ नॉमिनेटेड बैंक्स और एजेंसीज जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है ये ही गोल्ड को इंपोर्ट कर पाते हैं और इन्हें फिर उसके बाद डीलर्स और ज्वेलर्स को सेल करते हैं ये एंटिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो RBI द्वारा ये जो ऑथराइज्ड एंटिटीज हैं ये किन डीलर्स को, किन ज्वेलर्स को गोल्ड सेल कर पाएंगे, ये जो एंटायर प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी IIBX के आने के बाद, क्योंकि इसमें फिर डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, गोल्ड का डायरेक्ट रेट होगा। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड की, तो यहाँ पे ये ऐसा एक एक्सचेंज की इम्पोर्टेंस और भी बन जाती है। नॉट ओनली दैट, अभी हमें पता है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है पूरे कंट्री में। तो जब ये एक्सचेंज पूरी तरीके से काम करने लगेगी तो उसके बाद गोल्ड प्राइसिंग में एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा पूरे कंट्री में। तो जो भी बुलियन डीलर्स है, ज्वेलर्स है, वो गोल्ड में ट्रेड कर पाएंगे और उसकी एक फिर प्रॉपर एक रेट आ जाएगी फॉर द एंटायर कंट्री। अभी हमने डिस्कस किया कि इस एक्सचेंज में सिर्फ वही ज्वेलर्स, वही बुलियन डीलर्स ट्रेड कर पाएंगे जो IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एसोसिएशन में पार्टिसिपेट है, जो उनके द्वारा ऑथराइज्ड है, वही कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये इंडिया का एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और जो इंडिया में भी निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उन्हें डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ डील करना ना पड़े, कभी सेबी के साथ, कभी RBI के साथ, कभी PFRDA के साथ, अलग अलग तरीके से सब एंटिटीज के साथ डील ना करना पड़े। इसीलिए एक कॉमन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होता है और इसी को गिफ्ट सिटी गांधीनगर, जो एक स्मार्ट सिटी है, इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस भी बढ़ेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में। और यही जो एसोसिएशन है, जब ये एलिजिबिलिटी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो इसके द्वारा ऑथराइज्ड है वही इस एक्सचेंज में ट्रेड कर पाएंगे। और ये जो गिफ्ट सिटी है ये साबरमती रिवर के बैंक्स में लोकेटेड है, गुजरात के। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व की जाती है। इसे इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस बढ़े कि क्यों हमें नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें।
मेन एम है कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें वाटर, एयर, सॉइल, एनर्जी, वेजिटेशन, मिनरल्स, एनिमल लाइफ सब कुछ आती हैं, इन्हें और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। इस साल की जो थीम थी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 की, वो थी फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। प्री के पर्सपेक्टिव से इतना ही इम्पोर्टेंट था रिगार्डिंग वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। अभी रिसेंटली इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया और ये न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में ये मीट हुई। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया नालसा ने, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसकी ये मैंडेट है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ताकि डिफरेंट इसके अंदर प्रोविजंस है। फॉर एग्जांपल लोक अदालत्स को ऑर्गेनाइज करना, डिस्प्यूट्स की एमिकेबल वे में सेटलमेंट हो, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, आर्बिट्रेशन हो जाए प्रॉपर्ली। इसके लिए ये नालसा जो है इसे असाइन किया गया है। और ये नालसा जो है इसी ने इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की जो मीटिंग है इसे ऑर्गेनाइज किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका भी मेन फंक्शन है लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करना एलिजिबल पर्सन्स को। लोक अदालत जो है इन्हें कंडक्ट करवाना, जो केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में इन्हें लोक अदालत के थ्रू एनकरेज करना कि इनकी सेटलमेंट हो जाए, डिस्प्यूट्स की नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन हो जाए प्रॉपर्ली। इसी के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को सेटअप किया जाता है। अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 676 टोटल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं। इन्हें हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट के जज, जो इस अथॉरिटी के चेयरमैन भी होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित होते हैं। इट इज चेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज एज मेंशन बिफोर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी में जो मेंबर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो चेयरमैन भी कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। इसके अलावा ऐसे मेंबर्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सैलरी और अलायंसेस की अगर हम बात करें तो जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में, इन्हें इतनी सैलरी मिलती है, इतनी अलायंसेस मिलती है, इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं इसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। नॉट ओनली दैट, ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होती है, खर्चे होते हैं, इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ही उठाया जाता है, not from the consolidated fund of India. And they provide various legal aid and conduct awareness programs of course. वो कोर्ट्स के जो जनरल जो कन्वेंशनल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन होती है लिटिगेशन की, उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं बाय रेगुलेटिंग लोक अदालत्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द नालसा। नालसा जो है हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो भी पर्सन एलिजिबल होते हैं फ्री लीगल सर्विस को प्राप्त करने के लिए, उसकी एक क्राइटेरिया है, सबको फ्री लीगल सर्विस नहीं मिलती। जो एलिजिबल है उनमें कौन आते हैं? एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर, ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग जिनकी ट्रैफिकिंग हो गई थी, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, या कोई बेगर है तो वो, विमेन है, चाइल्ड है, मेंटली इल है, डिसेबल्ड पर्सन है। तो अगर कोई एक ऐसे पर्सन है जो विक्टिम रहे हैं मास डिजास्टर की, एथनिक वायलेंस की, कास्ट अट्रॉसिटीज की, फ्लड, ड्राउट या अर्थक्वेक हुआ है या इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं, इसके अगर कोई विक्टिम्स रहे हैं, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन है तो, या ऐसे कोई इंडिविजुअल जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम है या फिर ऐसे अमाउंट से कम है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके रखा है, या एक्स सर्विसमैन, ये सभी एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विस को अवेल करने के लिए अंडर द नालसा या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल टाइगर डे।
रिसेंटली 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सभी को अप्रिशिएट किया जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। 2010 में इंटरनेशनल टाइगर डे इनिशिएट हुआ था एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो रशिया में हुआ था। गोल है कि टाइगर्स की नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, पूरे वर्ल्ड में पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना कि टाइगर को क्यों कंजर्व करना चाहिए और इस पूरे जो एजेंडा है इसे सपोर्ट करना। टाइगर जो है ये लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीशीज है, एपेक्स प्रेडेटर है, मतलब जो फूड वेब के एकदम टॉप में रहती है। टाइगर की जो पॉपुलेशन है 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 93% के तक ये डिक्लाइन हुई है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, पोचिंग, इनकी हंटिंग, ये सब रीजंस हैं इनके पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने की। इसके अलावा टाइगर्स जो हैं ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की विक्टिम बनते हैं। इनकी इसकी वजह से डेथ होती है, स्पेशली इन द रेंज कंट्रीज। 13 रेंज कंट्रीज है टाइगर्स की जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है टाइगर्स की अफेक्टेड होने की। IUCN के रेड लिस्ट में टाइगर एंडेंजर्ड है और ये नेशनल एनिमल है इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया की। पूरी दुनिया में जो जितने टाइगर्स हैं उसकी 70% पॉपुलेशन वो भारत में ही है और भारत ने जो टारगेट लिया था दैट इज डबलिंग टाइगर नंबर, सिर्फ भारत ने ही नहीं सारी टाइगर रेंज कंट्रीज ने 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग समिट में जो लिया था उसे इंडिया ने बहुत ही पहले इस टारगेट को फुलफिल कर लिया है। इंडियन स्टेट्स में टाइगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। नंबर 1, द टाइगर इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। नंबर 2, Karikali Bird Sanctuary is a Ramsar site located in Kerala. Number 3, agriculture census in India is conducted every 4 years. The 1970-71 census was considered the first comprehensive census of agriculture to be conducted in the country. Number 4, there is no vaccine for hepatitis C. Antiviral medicines can cure more than 95% of persons with hepatitis C infection, thereby reducing the risk of death from liver cirrhosis and liver cancer, but access to diagnosis and treatment remains low. Number 5, Kangaroo Court is an unofficial court managed by a group of people to try someone as guilty even without good evidence. It ignores acknowledged standards of law or justice. Number 6, PM Daksh और प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना is a national action plan launched in 2016 for skilling marginalized persons covering SCs, OBCs, EBCs, DNTs, sanitation workers including waste pickers. Number 7, the India International Bullion Exchange will be open for jewelers with a net worth of rupees 5 crore and above to participate. Number 8, the state government, in consultation with the governor, constitutes District Legal Services Authority for every district in the state. Number 9, Manas Tiger Reserve is a Natural World Heritage Site, a tiger reserve, an elephant reserve, a biosphere reserve, and an important bird area. Number 10, after being designated as a Ramsar site, the site invites extra international funds, plus the states and the center must ensure that these tracts of land are conserved and spared from encroachment. With this, we come to an end of this session. Thank you.